राहुल विधि संस्थान में लीगल एप्टीट्यूड की जो क्लास होती है उसमें लास्ट सेगमेंट जो है वो इंटरव्यू प्रैक्टिस का होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसमें रैंडम कोई भी प्रश्न मैं अपने आप से ही पूछकर आपके सामने उसका एक यथोचित और यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर परफेक्ट होना आवश्यक नहीं है। ये उत्तर हर तथ्य से समर्थित होना आवश्यक नहीं है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों का कितनी तुरंत आप उसका उत्तर फ्रेम करते हैं, बेसिक बातें कितनी उसमें होती हैं, आपके धैर्य के अनुसार उसकी फ्रेमिंग आप कैसे करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपकी कैसी है, इस बात पर उसका आकलन होता है। इस बात पर आकलन नहीं होता है कि आपने एकदम सही उत्तर दे दिया है या आपने उसमें इतने ज़्यादा फैक्ट या केसेस दे दिए हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे तुरंत मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि वचनात्मक विबंध किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है और क्या भारत में यह लागू है या नहीं। तो इस बात को मैं एक यथोचित उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। वचनात्मक विबंध का सिद्धांत विबंध का एक विशेष प्रयोग है जिसे संविदा विधि की धारा 2D में माना जाता है कि वह समाहित है। धारा 2D में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति कुछ करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, कर चुका है या प्रवृत्त रह चुका है, या कार्य या प्रवृत्त का वचन देता है, तो इसे प्रतिफल कहते हैं। इस परिभाषा में वचनदाता की वांछा शब्द जो यूज़ किया गया है, एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसार, वो एक प्रॉमिस बनता है और वही प्रॉमिस विबंध के रूप में वचनदाता के ऊपर लागू हो जाता है। बेसिक तौर पर जो विबंध का सिद्धांत है ये अंग्रेजी विधि की साम्य से उत्पन्न हुआ है और भारतवर्ष में ये रूल ऑफ एविडेंस माना जाता है। पुरानी संहिता की धारा 115 में इस बात की चर्चा की गई है और इसमें अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य, घोषणा या लोभ के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी बात की सत्यता पर विश्वास दिलाता है तो उसे या उसके अभिकर्ता को किसी सूट या प्रोसीडिंग में मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति वचन दे देता है और दूसरा पक्षकार यानी वचन ग्रहीता उस पर कोई कार्य कर देता है तो फिर वचनदाता को मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसे ही वचनात्मक विबंध का सिद्धांत कहते हैं। इसका महत्व ये है कि ये पक्षकार को अपने वचन के कर्तव्य की बाध्यता में बांधता है और अगर वो अपने वचन का पालन नहीं करता है तब उसे प्रतिकर के लिए दायित्वधीन होना पड़ता है। भारतीय विधि में वचनात्मक विबंध का सिद्धांत पूरी तरह से लागू हुआ है जो कि संविदा विधि की प्रतिफल की परिभाषा धारा 2D के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। ये बात कह करके आप अपनी बात समाप्त कर देंगे। अब इस पूरे उत्तर में आप देखेंगे मैंने संविदा विधि शब्द का प्रयोग किया। मैंने पूरा नहीं कहा कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 नहीं कहा। दूसरी बात, मैंने 2D का प्रयोग किया गया, 2 घा का प्रयोग नहीं किया। तीसरी बात, मैंने वचनात्मक विबंध के संबंध में कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया, चाहे वो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद हो, चाहे अब्दुल अजीज़ बनाम मासूम अली हो, चाहे दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव हो, या इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए। लेकिन ये उत्तर मेरा एक यथोचित उत्तर माना जाएगा। पहले भी मैंने कहा है कि जो इंटरव्यू है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो इसी लिहाज से कोई भी उत्तर आप देते हैं, जैसे एक प्रश्न और मैं टेकअप करता हूँ। मान लीजिए रैंडम आपसे पूछ लिया जाता है, जबकि ये प्रश्न पूछा भी जाता है लगभग इंटरव्यू में कि आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर होता है। तो छूटते ही कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि इसमें
मेंसरिया की डिग्री का अंतर होता है, यानी कि जो मन स्थिति है उसके स्तर का अंतर होता है। बाकी आपराधिक मानववध ही हत्या में कन्वर्ट होता है, ये सबको मालूम है। अब ये बात तो सत्य है, लेकिन हर बार होता यह है कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि आपराधिक मानववध और हत्या में डिग्री का अंतर है, तो तुरंत सामने से ये उत्तर आता है कि क्यों, वाई, एक्सप्लेन इट। उसी एक्सप्लेनेशन की व्याख्या मैं आपसे कर रहा हूं, अति संक्षिप्त, कुल 1 से 1.5 मिनट में। आपराधिक मानववध और हत्या दोनों ही सर्वोच्च गंभीरता के सर्वोच्चता की श्रेणी में आते हैं, यानी सबसे गंभीरतम अपराध माने जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की या पीड़ित की मृत्यु कारित हो जाती है। दोनों ही अपराधों का पहला खंड समान फुटेज पर है, क्योंकि मृत्यु कारित करने के आशय से अगर हत्या कारित की गई मृत्यु, तो वो आपराधिक मानववध होता है और साथ ही साथ हत्या भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद के जो खंड हैं, जिसमें शारीरिक क्षति कारित करने का आशय होता है या ज्ञान के साथ किसी कार्य करके और मृत्यु का आशय कारित की जाती है, उसमें डिग्री का अंतर हमको पता लगता है। उदाहरण स्वरूप, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से अगर कोई कार्य करके मृत्यु कारित की जाती है, जिसमें ये संभावना है कि वो मृत्यु कारित हो सकती है, तो आपराधिक मानववध होता है। लेकिन अगर ये संभावना किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में पुख्ता हो या कन्फर्म हो, तो यह हत्या हो जाता है। जैसे धारा के उदाहरण में, अगर एक्स एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इसलिए बिछाता है कि कोई व्यक्ति आए और मरे, तो आपराधिक मानववध होगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर वाई के लिए बिछाता है, जिससे वाई यहाँ आवे और मरे, तो ये हत्या हो जाएगा। ये बात कह के आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं। अब इस उत्तर में भी मैंने बहुत कोई पुन्ना सत्यनारायण का या रेग बनाम गोविंदा का या जितने भी लीडिंग केसेस हो सकते हैं, मैंने उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। सीधे बेयर एक्ट पे मैं गया हूँ, बेयर एक्ट के एग्जाम्पल को लिया है और बेयर एक्ट के एग्जाम्पल से कंपेयर कर दिया। मेरा अपना मानना ये है, और इसके अच्छे रिजल्ट भी हमको मिले हैं, कि जब हम आईपीसी को समझाने में, यानी दंड विधान को समझाने में या एविडेंस को समझाने में या कॉन्ट्रैक्ट को समझाने में, मुख्य रूप से क्योंकि इन विधियों में लगभग प्रोविजंस में एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम उदाहरण से समझाते हैं अपनी बात, जो कि सेक्शन का एग्जाम्पल है, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव बोर्ड पर कारित करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। बाकी अगली क्लास में हम इसको और एलाबोरेट करेंगे। ये बात हमको बहुत केयरफुली ध्यान रखनी चाहिए कि इंटरव्यू जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण है, ना कि ज्ञान का परीक्षण।